गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल तक देश में राज किया है, लेकिन देश के विकास के लिए काम नहीं किया। सीएम धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल के फैसलों पर भी सवाल उठाए। साथ ही सीएम ने कहा कि उस सरकार के दौरान देश और दुनिया में उत्तराखंड की खासी किरकिरी हुई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री विपक्ष के विधायकों को सदन का पाठ पढ़ाते हुए नजर आए। सीएम धामी ने विपक्ष पर तीखा हमला किया और कहा कि आज पारदर्शी नीतियों के चलते राज्य में विकास की रफ्तार बहुत तेज हुई है। हमारी सरकार द्वारा किए गए सख्त और पारदर्शी निर्णयों का परिणाम है कि आबकारी और खनन जैसे विभागों से राज्य को पहले की तुलना में कई गुना राज्य की तिजोरी में अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। इसमें हंसिए मत, खुश होइए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा सुनना भी सीख लो। इतने सीनियर हो भाई। काजी जी, जब आप बोल रहे थे तो सब सुन रहे थे। यहाँ मैं आपकी विद्वता का बड़ा कायल हूं, लेकिन विद्वता इसमें भी होती थी अच्छा श्रोता होना। अच्छे श्रोता बनिए, अच्छे श्रोता बनिए। चले ताली बजाओ इनके लिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, खनन गतिविधियों को लगभग पूरी तरह से बाहुबलियों और दबंगों के भरोसे छोड़ दिया गया था। एक समय ऐसा भी था। नियमों के खुलेआम अनदेखी हुआ करती थी। राज्य को प्राप्त होने वाला राजस्व खनन माफिया और उनके आकाओं की जेब में जाता था। इसका परिणाम है, प्रमाण है कि जो 400 करोड़ रुपए का खनन का राजस्व होता था वो बढ़कर 1200 करोड़ रुपए को पार कर गया है। ये तिजोरी झूठ नहीं बोलती है। इतना ही नहीं, हमारे प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का भी इसमें मनमाने ढंग से दोहन किया जाता था, जिससे राज्य को जो राजस्व है उसको बहुत नुकसान होता था। पर्यावरण की भी हानि होती थी। कई बार कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी हो जाती थी। हमने इस क्षेत्र में व्यापक सुधार किए, जिससे राजस्व कई गुना बढ़ा है। मैं 2012 से 2017 के बीच के कालखंड की उस ओर भी आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब लोग अब और तब की तुलना करें। तब राज्य में किस तरह पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति थी। उस दौर में एकमात्र शराब नीति लागू करने की थी, जिसे प्रदेश में डेनिस के नाम से जाना जाता था। और उस नीति का प्रतिफल यह था कि मुख्यमंत्री सचिवालय जैसा सर्वोच्च कार्यालय भी लाइसेंस के बदले नकदी की नीति में व्यस्त हो गया था। बीच में आने वाले स्टिंग इसी नीति का ढोल चौक चौराहों पर पीटते रहे, जिससे उत्तराखंड की बदनामी हुई। वहीं आज हमारे पारदर्शी फैसलों से हमारा प्रदेश निवेश से लेकर रोजगार के क्षेत्र में हर मोर्चे पर निरंतर प्रगति कर रहा है और देश में चारों तरफ हमारे इन प्रयासों की प्रशंसा हो रही है। हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को इन आंकड़ों से थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये उनके कोर्स के सिलेबस से बाहर का है। नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं। चलिए, हमारे प्रतिपक्ष साथियों को भले ही सत्ता में रहने का अभी लंबा अनुभव प्राप्त है, हम लोग तो थोड़ा नए हैं। और देश में भी हमारा यही मोदी जी का कार्यकाल देख लिया जाए तो ये लगातार कार्यकाल में यही तीसरा कार्यकाल उनका है। उससे पहले लगातार 60 वर्षों तक देश के अंदर एक ही पार्टी का शासन रहा है। उसमें से भी 55 से 60 वर्षों तक एक ही परिवार का शासन रहा है। तो इसलिए हम लोग काम करने के अनुभव में थोड़ी कमी कह सकते हैं आप लोगों के अनुभव के मुकाबले, क्योंकि आप लोगों ने विकास के नाम पर जो विकास किया है वो पूरे देश में आज दिखाई दे रहा है। अगर उन्होंने वास्तव में विकास के बारे में सोचा होता तो शायद राज्य की स्थिति बहुत पहले ही सुधर गई होती। लेकिन हमेशा भ्रम फैलाने का काम, झूठे वायदे किए गए, धरातल पर कोई काम नहीं किया गया, जिसके कारण पिछले 9 वर्ष से राज्य के अंदर लगातार आप प्रतिपक्ष में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण को लेकर बड़ी घोषणा की है और सीएम धामी ने कहा है कि गैरसैंण में बद्री गाय का बड़ा सेंटर उनकी सरकार बनाने जा रही है। साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि गैरसैंण भराड़ी सैंड को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। सीएम ने बताया कि बजट भाषण में भी इस बात को कहा गया था कि राज्य में 3 स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी और गैरसैंण भी इसमें शामिल है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार गैरसैंण के लिए लगातार काम कर रही है और गैरसैंण उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
कि हमने बड़ी बड़ी घोषणाएं जरूर यहाँ के लिए नहीं करी हैं, लेकिन हमने व्यवहारिक रूप से काम किया है। एक तो हम सबसे पहले बद्री गाय का यहाँ पर बड़ा सेंटर यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ अभी आपने बजट भाषण अगर सुना हो, थोड़ा ध्यान से सुना नहीं मेरे को, या देखा नहीं, अभी पढ़ा नहीं शायद आपने, एक बार प्लीज पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। उस दिन आप थे नहीं क्या? एक बजट कॉपी लीजिएगा, उसमें मैंने 3 शहर, उसमें से एक गैरसैंण और भराड़ीसैंण का एक क्षेत्र भी है, जिसको हमने कहा है हम स्मार्ट सिटी के रूप में इसको विकसित करेंगे, और महाराज जी ने उसको स्पष्ट भी कराया, अभी बताया। सीएम धामी ने अपने भाषण में उत्तराखंड के बजट की भी बात कही है और सीएम धामी ने कहा है कि ये राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यह सिर्फ आय और व्यय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि विकास का रोड मैप है और धामी सरकार ने लगातार राज्य के विकास के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से हुई 3085 घोषणाओं में से 2408 घोषणाएं धरातल पर उतर चुकी हैं और बाकी भी पाइपलाइन में है। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस वर्ष प्रस्तुत बजट का आकार लगभग 1,11,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। और ये केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं है, बल्कि लगभग हमारी 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और राज्य के समग्र विकास के लिए हमारा एक अर्थ का संकल्प है, हमारा विजन है। अध्यक्ष महोदय, हमने इस बजट के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र और वर्ग के बीच एक संतुलन स्थापित करने के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास भी, विरासत भी केंद्र को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। इस बजट में मातृशक्ति का सम्मान भी है, अन्नदाताओं का कल्याण भी है, युवाओं का उत्थान भी है, विज्ञान और नवाचार का संगम भी है, संस्कृति का संवर्धन भी है तथा उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने का संकल्प भी है। गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में कार्य संचालन नियमावली को लेकर सियासत गर्मा गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार गैरसैंण से भागना चाहती है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार 10 दिन तक भी सत्र चलाने को तैयार है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। विधानसभा सत्र के किस दिन कौन सा काम होगा, ये कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय किया जाता है, लेकिन विपक्ष ने सत्र के पहले दिन से ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक से दूरी बनाई हुई है। इसी वजह से बुधवार को सदन में गतिरोध की स्थिति बन गई। विपक्ष ने सवाल उठाया कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और उसी दिन बजट पर चर्चा एक साथ कैसे कराई जा सकती है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन और प्रीतम सिंह ने इसे कार्य संचालन नियमावली की अवहेलना बताते हुए कहा कि सरकार जल्दबाजी में सत्र को समेटना चाहती है। विरोध के प्रतीक के तौर पर विपक्ष ने स्पीकर को कार्य संचालन नियमावली की प्रति भी सौंपी। कार्य मंत्रणा की बैठक में विपक्ष ने अपना एक प्रोटेस्ट किया था कि जब पीछे सदन हुए हैं, वो एक एक 2-2 दिन के सदन करते हैं, तो प्रोटेस्ट स्वरूप उन्होंने इस्तीफा दिया। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सदन चलाना सत्ता की जिम्मेदारी है, तो कई बार उनको डेडलॉक भी सत्ता को तोड़ना होता है, लेकिन उन्होंने कोई अपनी तरफ से पहल नहीं की। आज फिर कार्य मंत्रणा की जब समिति की रिपोर्ट रखी हाउस में, तो मैंने उस पर व्यवस्था का प्रश्न किया कि इस सदन में आप आज ही गवर्नर्स एड्रेस पर चर्चा कर रहे हैं, कल को आप बजट पर चर्चा करके दोनों एक दिन में पास कराना चाह रहे हैं। सदन परंपराओं से नहीं चल पा रहा है। और माननीय अध्यक्ष जी, हम महामहिम राज्यपाल जी से भी अपेक्षा करते थे कि वह सदन को सरकार को निर्देश दें कार्य अवधि बढ़ाने के लिए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के आधार पर ही सदन की कार्यवाही तय होती है। उधर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष पर पलटवार किया। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा
कि विपक्ष पहले सदन का बिजनेस तय करे। सरकार 10 दिन तक भी सदन चलाने के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा की बैठक तय करती है कि क्या कार्यसूची रहेगी, किस तरह का कार्य सदन में होगा। कार्य मंत्रणा की बैठक जब तय कर लेती है उसके बाद उसे मैं वहां पढ़ती हूं और उसके बाद सदन जो है वो तय करता है कि हम इस जो कार्य मंत्रणा में तय हुआ है उसको हम आगे लेकर जाएंगे कि नहीं। तो ये जो सदस्य होते हैं कार्य मंत्रणा में उनके द्वारा ये सूची बनाई जाती है। यानी बजट सत्र के तीसरे दिन भी सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव जारी रहा और कार्य संचालन नियमावली को लेकर सदन में सियासी गर्माहट बनी रही। न्यूज 18 के लिए गैरसैंण से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। गैरसैंण विधानसभा सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। सीएम धामी ने कहा है कि देवभूमि के सांस्कृतिक अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि परिवार योजना इसी उद्देश्य से लाई गई। प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और देवत्व को किसी भी तरह का नुकसान ना हो और मूल रूप बना रहे। सीएम धामी ने कहा कि डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव पर इससे रोक लगेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर उत्तराखंड बनेगा। देवभूमि परिवार योजना क्योंकि एक ऐसी योजना है जिससे कि पूरे देवभूमि का जो आने वाले समय में डेमोग्राफिक रूप से, यहाँ के सांस्कृतिक रूप से, किसी भी प्रकार से यहाँ की जो देवत्व है उसको नुकसान न हो, देवभूमि का मूल अस्तित्व बना रहे, उसको लेकर ये योजना लाई गई है। और ये योजना हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी, भावी कर्णधारों को एक सुरक्षित उत्तराखंड मिले, उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योजना है। चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिससे पहले बीकेटीसी की बैठक में चारधाम यात्रा को लेकर कई फैसले लिए गए, जिसमें इस साल से बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में गैर सनातनियों के प्रवेश पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अब धामों की पारंपरिक मर्यादा को देखते हुए यहां गैर सनातनी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। बीकेटीसी यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कहा कि नए नियम के तहत इस साल बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में और गर्भगृह में गैर सनातनी श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर पाएंगे। श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ धाम में गैर सनातनियों का पूर्णतः प्रतिबंध को लेकर आज बोर्ड में पूरी तरह से ध्वनिमत से पारित हो गया कि हमारे जो दोनों धाम है और जो अधीनस्थ हमारे जो 47 मंदिर हैं उन पर पूर्णतः जो है कि गैर सनातनियों का, गैर हिंदू का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस प्रकार का जो ये पाबंदियां हैं एक बड़ा कदम इसको हम मानते हैं और आगे अगर हम तीर्थ पुरोहितों की इसमें सहयोग की जरूरत होगी तो हम भी पूर्ण रूप से इसका सहयोग करेंगे। बहुत सालों से गैर हिंदुओं पर जो इन लोगों ने सिंह द्वार से अंदर के लिए उन लोगों ने कदम उठाया है वो स्वागत योग्य है। हम डिमरी धार्मिक पंचायत की ओर से, समस्त पंडा पुरोहितों की ओर से उनका आभार व्यक्त करते हैं इस फैसले का। बीकेटीसी के अध्यक्ष का कहना है कि बीकेटीसी सिर्फ मंदिर परिसर और गर्भगृह के दायरे में इस फैसले को लागू करवाएगा और धामों के आसपास चल रहे कई गैर हिंदू धर्म से जुड़े लोगों का कारोबार पर इसका कोई असर नहीं होगा। देखिए, मंदिर समिति, श्री बद्री केदार मंदिर समिति का जो दायित्व, जो कर्तव्य है वो मंदिरों के अंदर हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान है, पूजा व्यवस्थाएं हैं और मंदिर परिसर के बाद में वो हमारी जिम्मेदारी होती है। उससे पहले उस रूट पर बहुत सारी चीजों का रहता है। उसको लेकर क्या है कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वो मंदिर का गर्भगृह और मंदिर परिसर है, उसको लेकर हमारी जिम्मेदारी है और उसी को लेकर लंबे समय से आवाज भी उठ रही थी। इसी के साथ बीकेटीसी की बैठक में चारधाम यात्रा को लेकर कई फैसले लिए गए, जिसमें धामों में निर्धारित दूरी तक मोबाइल फोन के बैन किए जाने का फैसला भी शामिल है। साथ ही ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में मंदिर समिति शिविर कार्यालय खोलने पर भी बातचीत हुई। देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने का सिलसिला जारी है, जिससे वन्य जीवों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तराई वन प्रभाग
ने जंगल में जगह जगह पर पानी की व्यवस्था की है ताकि वन्य जीव पानी की तलाश में आबादी क्षेत्र में ना पहुंचे और वन्य जीवों एवं इंसानों के बीच में होने वाले संघर्ष को भी कम किया जा सके। वन क्षेत्राधिकारी पतरामपुर महेश सिंह बिष्ट ने बताया कि तराई वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में कच्चे और पक्के 15 तालाब हैं, जिनमें से कुछ प्राकृतिक हैं, जबकि कुछ तालाब में टैंकरों की मदद से पानी पहुंचाया जाता है। जिनमें पर्याप्त मात्रा में पानी है और जिन वाटर होलों में पानी की कमी है उसमें टैंकरों को द्वारा इसमें डलवाया जा रहा है, जिससे कि जो जानवर है उसको पर्याप्त मात्रा में जंगल में ही पानी मिल जाए और वो आबादी क्षेत्र में ना जाए। रसोई गैस को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून के बंगाली कोठी इलाके में भारत गैस एजेंसी में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, जहां पर लोग सिलेंडर लेकर पहुंच रहे हैं। कई लोग इस कदर परेशान हैं कि लोगों की गैस बुकिंग ही नहीं हो पा रही है। ऐसे में लोग खाली सिलेंडर लेकर गैस एजेंसी पर पहुंच रहे हैं। ईरान इजराइल तनाव के बीच में गैस सिलेंडर सप्लाई को लेकर अफवाहों ने हरिद्वार में हलचल बढ़ा दी है। शहर के गैस गोदामों पर लोगों की लंबी कतारें लग गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि जिले में गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और इधर जिला पूर्ति अधिकारी ने गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में बैठक कर सभी ग्राहकों को समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। देश भर में कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई पर रोक जरूर लगी है, जिससे होटल और आश्रमों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। बुकिंग अचानक बढ़ने से सप्लाई कुछ प्रभावित हुई है, लेकिन स्टॉक पूरी तरह से सुरक्षित है। बुक कराने के लिए आ रखे हम, ऑनलाइन जो नंबर था कभी स्विच ऑफ आ रहा है या तो कॉल कट जा रही, कॉल लगी नहीं रही है। अब पहले तो आराम से ऑनलाइन बुकिंग हो जाती थी। अब नया नियम 25 दिन। हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो एलपीजी के स्टॉक है वो अवेलेबल है, तो इसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहूँगा कि हमारी हरिद्वार की जनता को परेशान नहीं होना। डोमेस्टिक यूज़ के लिए उनके पास स्टॉक है और आपको गैस एज़ पर रूल मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो इनके द्वारा बताया गया या हमारे पास भी कुछ ऑर्डर हैं कि जो हमारे नॉन डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई होती है, जिसे हम कमर्शियल सिलेंडर कहते हैं, एक्सेप्ट हेल्थ एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उनके अलावा फ़िलहाल के लिए वो भारत सरकार की तरफ से या कंपनियों की तरफ से सस्पेंड हो गया है। उसका इसमें भारत गैस के डिस्ट्रीब्यूटर थे, इंडियन के डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो इस रणनीति है सर, गैस की तो कोई किल्लत है नहीं, सबके साथ सफिशिएंट स्टॉक है, सबके पास सफिशिएंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर किल्लत हुई तो 19 किलो का सिलेंडर है, एक FTL का 5 किलो का सिलेंडर आता है, उसे गवर्नमेंट ने बंद किया, बाकी सफिशिएंट स्टॉक आ रहा है। खाड़ी युद्ध के बीच में भारत में गैस संकट छा गया है, लेकिन हल्द्वानी में गैस बुक नहीं हो रही है। इंडियन गैस सर्विस के ग्राहकों को गैस बुकिंग की अब ज्यादा चिंता होने लगी है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। गैस की बुकिंग नहीं हो रही, ना गली में आ रही है, संत आश्रम गली में रहते हैं और यहाँ से भी बुक नहीं कर रहे हैं। और जो ऑनलाइन नंबर से बुक होती है, हाँ, वो भी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं लोग? यहाँ कह रहे हैं सर्वर बंद है, साइट तो बंद कर दी। अभी जो है इसमें बुकिंग तो यहाँ भी तो नहीं, यहाँ आए तो हमने बोला बुकिंग के लिए बोला ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ऑनलाइन हो नहीं रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी नहीं हो रहा है। ऑफलाइन कौन करेगा, ये इनके यहाँ आदेश ही नहीं है ऑफलाइन। ये कितने दिन हो गए हम लोग बुक कर रहे हैं ऑनलाइन इंडियन गैस को, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो आज न्यूज़पेपर में आया था कि ऑफिस में जाके बुक करें, लेकिन यहाँ आ रहे तो ये लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन ही होगा। हमारे पास ऐसा कोई जियो नहीं आया है कि जिससे बुक हो। गैस बुकिंग को लेकर ये परेशानी हल्द्वानी के लोगों की है। विशेषकर इंडियन गैस के ग्राहक परेशान हैं, क्योंकि न तो वो ऑनलाइन गैस बुक कर पा रहे हैं और न ही काउंटर से उन्हें समाधान मिल रहा है। ऐसे में कुमाऊं में तकरीबन 14 लाख से ज्यादा घरेलू और 20,000 कमर्शियल ग्राहक परेशान हैं। उनके मन में गैस मिलेगी या नहीं, इस सवाल का संशय है। दूसरी तरफ प्रशासन का दावा है कि घरेलू गैस के लिए भरे हुए सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। IOC का सर्वर गड़बड़ है, लिहाजा इसके ठीक होते ही बुकिंग होने लगेगी। कल से थोड़ा उसमें इश्यूज है, नहीं चल पा रहा है, तो उसी को देखते हुए कुमाऊं मंडल विकास निगम, जिनके द्वारा ये एजेंसी संचालित है, उनके संज्ञान में भी और इंडियन ऑयल के अधिकारियों के संज्ञान में भी ये प्रकरण लाया गया है।
और IOCL के अधिकारियों का ये कहना है कि इसको हम लोग 1 या 2 दिन में इस सॉफ्टवेयर में जो इश्यूज आ रहे हैं उसको रिजॉल्व कर देंगे, उसके बाद से बुकिंग शुरू हो जाएगी। दरअसल कुमाऊं में कुल 95 गैस एजेंसी सप्लाई का काम करती हैं, जिसमें BPC और HPC की बुकिंग तो सामान्य है, लेकिन IOC की ऑनलाइन बुकिंग हर तरह से ठप है, जिससे ग्राहक परेशान हैं और खाली सिलेंडर लेकर गैस एजेंसीज का रुख कर रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कमर्शियल गैस की किल्लत का असर अब उत्तराखंड के पर्यटन पर भी पड़ने लगा है। पहाड़ों की रानी मसूरी में गैस सप्लाई न होने से होटल मेन्यू के साथ में कई डिशेस भी बाहर की गई हैं, तो कई होटल से खाना परोसने से भी कई होटल्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मसूरी के लोगों की आर्थिकी पूरी तरह से टूरिस्ट पर निर्भर है, लेकिन जिस तरह से कमर्शियल गैस की आपूर्ति ठप है, उसका असर अब होटल इंडस्ट्री पर दिखना शुरू हो गया है। पर्यटक आ तो रहे हैं, लेकिन उनके लिए रेस्टोरेंट कैसे चले, यही चिंता आजकल होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के सामने आ गई है। मसूरी होटल एसोसिएशन से तकरीबन 250 होटल जुड़े हैं, जिनके सामने अब अपने स्टाफ के साथ साथ टूरिस्ट के लिए खाने देने का संकट है। कुछ होटल इंडक्शन पर निर्भर हो गए हैं, तो कुछ होटल ने अपने मेन्यू को ही छोटा कर दिया है, तो कुछ ज्यादा मात्रा में खाना बनाने लगे हैं। बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। आज की ये स्थिति आ गई है। कुछ एक होटेलियर्स का फोन भी हम लोगों के पास लगातार आ रहा है, जिसमें कि हमारे को ये दिख रहा है कि हम लोग उनको कहीं से भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। उनको अपने किचन्स, जो उनके व्यवसायिक किचन्स हैं, उनको जो है बंद करने की कगार पे पहुंच गए हैं। वहीं मसूरी नगर पालिका की तरफ से CM धामी और मुख्य सचिव से अपील की गई है कि कमर्शियल गैस की आपूर्ति मसूरी में पहले करवाई जाए, क्योंकि कई होटल में शादी शेड्यूल हैं, जिसके चलते बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अभी होटल एसोसिएशन के साथ भी मेरी बातचीत चल रही थी, जिनका कहना है कि लगभग कल से हम लोगों के किचन भी बंद होने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कमर्शियल गैस आ ही नहीं रही है। मेरी जो यहाँ एजेंसी है, गैस एजेंसी, मेरी उनसे भी बातचीत हुई थी, तो उनका भी यही कहना था कि हमारे पास आगे से सप्लाई नहीं है, और विशेष रूप से जो कमर्शियल सिलेंडर हैं वो हमने कंप्लीट रूप से सप्लाई हमने बंद कर दी है। यानी इस वीकेंड में मसूरी जो लोग भी घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, उन्हें पूरी जानकारी के साथ ही अपनी बुकिंग करानी होगी। कहीं ऐसा न हो कि रहना कहीं पड़े और खाना कहीं और। न्यूज 18 के लिए मसूरी से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। क्रिकेटर कुलदीप यादव 14 मार्च को मसूरी में अपनी बचपन की दोस्त वंशिका के साथ में शादी के बंधन में बंध जाएंगे। शादी को लेकर मसूरी के एक होटल में तैयारियां जोरों पर है। मसूरी का ये प्रसिद्ध दा सिवाय मसूरी भारत के पुराने होटलों में से एक माना जाता है, जो 1890 में एक स्कूल को बदलकर बनाया गया था। आधिकारिक तौर पर 1902 से इसे पर्यटकों के लिए शुरू किया गया था। यहाँ पर अब प्राइवेट इवेंट ही कराए जाते हैं। पिछले दिनों क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन की शादी भी इसी होटल में हुई थी। अब क्रिकेटर कुलदीप यादव भी पहाड़ों की वादियों में इसी जगह शादी के बंधन में बंधेंगे। होटल की खासियत यह है कि अंग्रेजी गोथिक वास्तुकला शैली में बना हुआ है। इसी होटल में कभी जवाहरलाल नेहरू तो कभी इंदिरा गांधी आकर रुका करते थे। और यहाँ पे हमेशा एक होटल में एक मैग्नेटिक चार्म सा था। जितने भी आपने डिग्निटरीज हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, हॉलीवुड, बॉलीवुड ऑथर्स की बात करें तो पीटर हॉपकर्क, रडियार्ड किपलिंग, गणेश सैली, रस्किन बॉन्ड, बिल आइकन, ह्यू गैंदर, तो यहाँ पे हमेशा ये लोग सब इस होटल से जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी डिग्निटरीज हैं, मोतीलाल नेहरू की पूरी फैमिली यहाँ के रुकती थी।